ये मिंग चौंक गया और जल्दी से बोला, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप मास्टर है, आपको झुककर पूजा करना सही है। वो कुत्ता सीरियस चेहरे से बोला। हॉल ऑफ लॉन्जेविटी मास्टर की नींव है। इसमें 3 पैलेसेस और 9th हॉस्पिटल के 24 रियल्म्स है। अभी मेरे पास सिर्फ एक रियल्म है, बुक माउंटेन रियल्म। ये मिंग का दिल हिल गया। 3 पैलेसेस और 9th हॉस्पिटल के 24 रियल्म्स में क्या है? मुझे नहीं पता, मैं वहां गया ही नहीं। कुत्ता और ज्यादा डोमिनेटिंग बनते हुए बोला, बस इतना जानता हूं कि वो 24 रियल्म्स असल में 24 सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बुक माउंटेन रियल्म कॉन्फ्यूशनिज्म की सिविलाइजेशन को दिखाता है। हेवनली एम्परर ने मास्टर को ट्रेन करने के लिए अपनी आधी जिंदगी लगाई। उसने इंसानी सभ्यता की सबसे पावरफुल बुक्स इकट्ठा करके ये 24 रियल्म्स बनाए। शुरू में मास्टर इन रियल्म्स में बारी बारी से प्रैक्टिस करता था, फिर 9th कोर्टयार्ड और उसके बाद 3rd पैलेस में जाता था। टीएनडी चाहता था कि मास्टर को अपने से भी बड़ा बनाए, यहां तक कि लॉर्ड गॉड से भी ऊपर। लेकिन आखिर में वो सफल नहीं हुआ। ये मिंग, तो क्या हम अभी शुशान रियल्म में है? बिल्कुल नहीं। अभी तो ये लॉन्जेविटी पैलेस का आउटर हिस्सा है। हेई बिएदाओ ने कहा, अगर तुम्हें बुक माउंटेन रियल्म में जाना है, तो मुझे अथॉरिटी खोलनी होगी। ये मिंग ने जल्दी से पूछा, तो क्या तुम मुझे शुशान ले जा सकते हो? हेई बिए ने सिर हिलाया, तुम्हारी पोटेंशियल ठीक है, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक शरीर हो, ताओ बॉडी नहीं। जब तुम ताओ बॉडी तक पहुंच जाओगे, तभी मैं तुम्हें बुक माउंटेन रियल्म ले जाऊंगा। अगर तुम वहां स्टडी पूरा कर पाओ तो बाकी रियल्म्स भी धीरे धीरे खुल जाएंगे। इतना कहकर हेई बिए ने ये मिंग के सिर पर हाथ मारा और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बेहद कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रेंट दिखाई दी। ये मिंग चौंका, ये तुमने क्या किया? एक छोटा सा रिस्ट्रेंट। जब तुम असेंशन बॉडी तक पहुंचोगे, ये तुम्हें लॉन्जेविटी टेम्पल खींच ले जाएगा। हेई बिए दाओ ने कहा, अब तुम जा सकते हो। अगले ही पल, ये मिंग को ऐसा लगा जैसे आसमान घूम गया हो। उसके पैर जमीन पर टिके और वो वर्चुअल हेवन में आ पहुंचा। आसपास कोई नहीं था, मतलब ये जगह लॉन्जेविटी हॉल वाली नहीं थी, वरना प्रिंस गोल्ड की टीम उसे फाड़ डालती। पूरी तरह से खाली हाथ लौटा हूं, कुछ हासिल नहीं हुआ, उसने सिर हिलाया और तुरंत वर्चुअल वर्ल्ड छोड़ दिया। इसी समय, ये मिंग का शरीर जियांग एक्सुई ने इनसे बाहर निकाल दिया था और दोनों व्हाइट टाइगर डायनेस्टी की ओर जा रहे थे। ये मिंग जैसे ही जागा, उसे महसूस हुआ कि एक नरम और सुगंधित शरीर तेजी से उसे उठाए भाग रहा है। उसने अचानक हथियार पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? जियांग एक्सुई ने रुककर गुस्से में कहा, तुम ही बताओ। तुम इतनी देर वर्चुअल वर्ल्ड में फंसे रहे कि मैं ऑलमोस्ट मर ही गई चिंता में। और हवा तेज होने के बाद मुझे बहुत डर लगा कि तुम्हारे शरीर को कुछ हो जाएगा, इसलिए मौका देखकर तुम्हें लेकर भाग आई। ये मिंग ने दिशा देखी और हंसते हुए बोला, तुम व्हाइट टाइगर डायनेस्टी की तरफ जा रही हो, क्या तुम मैरिज लेक देखना चाहती हो? बिल्कुल, ये तो तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। जियांग एक्सुई ने नाजुक मुट्ठी लहराते हुए धमकाया, भागने की कोशिश भी मत करना। अरे नहीं, मैं तो हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूं। ये मिंग ने जल्दी से कहा। इस वक्त दोनों व्हाइट टाइगर डायनेस्टी की सीमा पर थे। नज़ारे धीरे धीरे वीरान होने लगे और कस्बे दिखने लगे। मैरिज लेक डायनेस्टी के पश्चिम में था और वहां पहुंचने के लिए आधा डायनेस्टी पार करना था। कुछ देर चलने के बाद जियांग एक्सुई थक गई और पास के एक छोटे शहर में आराम करने का फैसला किया। ये छोटा शहर लगभग 300 मील का था और आबादी करीब 10 लाख। शहर की हालत जंगली इलाके जैसी थी। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक इन में रुकने का सोचा। दोपहर में, वहां के कस्टम्स समझने के लिए दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। रेस्टोरेंट बहुत ही चहल-पहल वाला था, लोग आते जाते और बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे। एक ने कहा, सुना है, क्स्यूहीमेन फिर से लोगों को मारकर खून इकट्ठा करेगा। अरे, 100 साल से यही हो रहा है। अगर ब्लड रिवर गेट ना होता तो हम व्हाइट डियर सिटी को एक बड़ा शहर बना लेते।
दूसरे ने डांटा, चुप रहो। ब्लड रिवर गेट वाले सुन लेंगे तो जान से जाओगे। वैसे भी वो ज्यादातर बाहर वालों को ही मारते हैं, हम लोकल से उनका कोई मतलब नहीं। तीसरा बोला, कैसे नहीं? सबको पता है वो बाहर वालों को मारते हैं, इसी वजह से लोग हमारी सिटी को अवॉइड करते हैं। धीरे धीरे कोई आएगा ही नहीं। फिर बताओ, खून कहाँ से लाएंगे? हमारी ही बारी आएगी ना। चौथा हंसकर बोला, अरे रहने दो। अगर कभी लोकल्स पर हाथ भी डाला तो पहले छोटे कस्बों पर करेंगे, तब तक हम मर भी चुके होंगे, डरने की क्या बात है? ये मिंग ने सब सुना और थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये डायनेस्टी में इतना ईविल सेक्ट भी है? उसने जियांग एक्सुई से कहा, ये जगह सेफ नहीं है, खाना खाकर तुरंत निकलते हैं। जियांग एक्सुई ने हामी भरी। खाना खाकर दोनों बिना रुके निकलने लगे। तभी सामने से कुछ लोग आए। सब खूनरंगे कपड़ों में थे, तलवारें लटकाए, आंखों में क्रूरता। एक ने पूछा, तुम लोग बाहर से गुजर रहे हो? ये मिंग बोला, हाँ, तो। उसने हाथ हिलाकर कहा, इन दोनों को पकड़ लो, आज लहू चाहिए। तुरंत 4 लोग झपटे। लेकिन ये मिंग और जियांग एक्सुई बिल्कुल काम रहे। ये मिंग की इनविजिबल तलवार झलकी और चारों के हाथ कलाई कटकर जमीन पर गिरे। चारों दर्द से चिल्लाने लगे। वो आदमी जिसने आदेश दिया था, तुरंत एक ताबीज जलाया, शायद मदद बुलाने के लिए। ये मिंग ने ठंडी हंसी हंसी, खुद बुलाया है मुसीबत, अब मुझे दोष मत देना। वो आदमी चिल्लाया, पागल लड़के, जानते हो हमारा मास्टर कौन है? वू शांग। एक उंगली से तुम्हें मार देगा। अगर समझदार हो तो तुरंत सरेंडर कर दो, वरना कोई भगवान भी बचा नहीं पाएगा। ये मिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं वेट करता हूं। इतने में 2 मार्शल किंग्स आ गिरे, एक मर्द और एक औरत। मर्द कालासा और बदसूरत था, छोटे कद का, पर उसने जरी वाला बड़ा सा रोब पहना था। औरत थोड़ी नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन बहुत बूढ़ी और ज्यादा मेकअप में भद्दी लग रही थी। मर्द ने हंसते हुए कहा, अरे, तो 2 बच्चे निकले। और लड़की कितनी सुंदर है, सैन नियांग, ये लड़की मेरी होगी। औरत सैन नियांग ने मुस्कराकर ये मिंग को देखा और बोली, तो ये हैंडसम लड़का मेरा हुआ। ये मिंग ने ड्रैगन हैमर निकाला और बोला, अगर तुम ये एक हैमर का वार झेल लो, तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मर्द मार्शल किंग हंसने लगा, कई सालों से इतना घमंडी लड़का नहीं देखा। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही ये मिंग ने हमला कर दिया। ड्रैगन हैमर ने हवा को फाड़ते हुए ऐसा वार किया कि जगह स्पेस ही टूटने लगा। मर्द मार्शल किंग ने चिल्लाकर कहा, ब्लड रिवर डिवाइन फिस्ट, और एक विशाल ब्लडी फिस्ट निकाली। धराम! उसका मुक्का फटकर चूर-चूर हो गया और ड्रैगन हैमर सीधा उसके सिर पर पड़ा। चपाक! वो आदमी कीचड़ की तरह पिचक गया। ये मिंग ट्रायल रोड का चैंपियन था। ऐसे गलीकूचे वाले मार्शल किंग्स उसकी बराबरी क्या करते? वो 9 सेक्रेड प्लेसेस और 4 गॉड्स के मार्शल किंग्स को भी एक वार में गिरा सकता था। औरत मार्शल किंग दंग रह गई, तुमने उसे सचमुच मार डाला। ये मिंग ने फीमेल वुजुन को घूर कर कहा, तुम मरना चाहती हो? जी, जीना चाहती हूं। फीमेल वुजुन डर के मारे कांप गई। ये मिंग ने उसके साथी को, जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था, एक हथौड़े से मार डाला था। इससे उसका सारा हौसला टूट गया और वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गई। ये मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे कुछ सवाल है, बेहतर होगा ईमानदारी से जवाब दो। हाँ, मैं जरूर ईमानदारी से जवाब दूंगी, फीमेल वुजुन ने जल्दी कहा। ब्लड रिवर गेट खून क्यों इकट्ठा करता है? उसने पूछा। फीमेल वुजुन बोली, ये तो ब्लड रिवर गेट की शुरुआत से जुड़ा है। इसके फाउंडर एक साधारण पहाड़ी आदमी थे। एक बार वो गलती से पहाड़ की धारा में गिर गए। उस धारा में एक रास्ता था जो जमीन के नीचे वाले ब्लड रिवर से जुड़ता था। ये ब्लड रिवर आखिर है क्या? ये मिंग ने हैरानी से पूछा। बाद में पता चला कि उस पहाड़ के नीचे एक ब्लड डीमन को दबाकर रखा गया है।
उस डीमन की ताकत बहुत भयंकर थी और वो लॉन्जेविटी स्तर का स्ट्रॉन्गमैन था। जब उस डीमन को सप्रेस किया गया तो वो कुचलकर ब्लड रिवर में बदल गया। उस ब्लड रिवर के खून में प्राचीन ब्लड मेमोरी है। बाद में पहाड़ी आदमी ने वो खून पिया और कल्टीवेशन शुरू कर दी। उसी से ब्लड रिवर मैजिक बनी और ब्लड रिवर गेट की स्थापना हुई, फीमेल वुजुन ने बताया। ब्लड रिवर की ताकत को कल्टीवेट करने के लिए खून चाहिए, खासकर कल्टीवेटर्स का खून। तभी आगे प्रोग्रेस होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड रिवर गेट के लोग बढ़ते गए, खून की मांग भी बढ़ती गई। इसी वजह से हमें आए दिन राहगीरों का खून लेना पड़ता है। ये सुनकर ये मिंग को पहले मिले ब्लड बैट डीमन की याद आई। उसने सोचा दोनों का पेडिग्री एक जैसा है। फिर पूछा, क्या ब्लड रिवर गेट में कोई बैट डीमन भी रहा है? फीमेल वुजुन ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे एंसेस्टर ने कभी कई पालतू डीमंस पाले थे। उनमें से एक बैट डीमन था। एंसेस्टर? ये मिंग ने पूछा। ब्लड रिवर का एंसेस्टर, वही पहला पहाड़ी आदमी। फीमेल वुजुन बोली, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन पीछे हटकर कल्टीवेशन कर रहा है और सेक्ट के कामों में दखल नहीं देता। तो ब्लड एंसेस्टर की कल्टीवेशन किस स्तर की है? ये मिंग ने सख्ती से पूछा। एंसेस्टर फेशन और 5 रियल्म्स की कल्टीवेशन पर है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फीमेल वुजुन बोली, मैं सच कह रही हूं, मुझे मत मारो। ये सुनकर कि सामने वाला गॉड लेवल पावर हाउस है, ये मिंग की रुचि कम हो गई। उसे देवताओं से उलझने का समय नहीं था। लेकिन फीमेल वुजुन की अगली बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे, ब्लड एंसेस्टर लगभग 100 साल से ब्लड रिवर में ब्लड बेबी तैयार कर रहा है। और लगता है, वो लगभग सफल हो गया है। ब्लड बेबी? वो क्या है? ये मिंग ने उत्सुकता से पूछा। ब्लड बेबी, ब्लड रिवर से पैदा होने वाली एक लाइफ फॉर्म है। एक बार पैदा हो जाए तो उसके पास देवताओं जैसी ताकत होती है। उनकी क्वालिफिकेशंस बहुत ऊंची होती है। अगर बड़े हो जाए तो एंसेस्टर के लेफ्ट और राइट आर्म बन सकते हैं। फीमेल वुजुन ने बताया। ये मिंग ने सवाल किया, जब ब्लड रिवर में इतना खून है, तो सीधे वही क्यों नहीं पीते? और बाहर से खून क्यों लाते हो? फीमेल वुजुन ने आह भरी, एंसेस्टर ने हमें ब्लड रिवर का पानी पीने से मना किया है। क्योंकि अगर हमने ब्लड रिवर पी लिया, तो हमें ब्लड रेस की मेमोरी मिल जाएगी। ऐसे में हम एंसेस्टर से भी आगे निकल सकते हैं। आखिर एंसेस्टर तो बस एक आम पहाड़ी आदमी था, उसकी क्वालिफिकेशन सीमित है, और हमें सरपास करना आसान हो सकता है। ये मिंग ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें ब्लड रिवर का एंट्रेंस पता है? फीमेल वुजुन थोड़ी देर हिचकी और बोली, एंट्रेंस पर एंसेस्टर ने ब्लड रिवर अरे बिछाया है। वहां जाना असंभव है। ये मिंग ने ठंडी आवाज में कहा, उसकी चिंता मत करो, बस जगह बता दो। फीमेल वुजुन ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, एंट्रेंस वेस्ट में अमेथिस्ट माउंटेन के सामने वाले माउंटेन स्ट्रीम के नीचे है। पहले इन लोगों को निपटाओ, फिर तुम मुझे रास्ता दिखाओगी। ये मिंग ने कहा। फीमेल वुजुन ने मुंह से खून की एक किरण फेंकी और बचे हुए ब्लडरेस्ट लोग वहीं ढेर हो गए। ये करने के बाद वो ये मिंग को अमेथिस्ट माउंटेन की ओर ले गई। 1000 मील से कम दूरी पर ये मिंग माउंटेन स्ट्रीम पहुंचा। उसने देखा वहां खून की धुंध फैली थी और पूछा, क्या इसके नीचे ब्लड रिवर अरे है? फीमेल वुजुन ने सिर हिलाया। हाँ, इसकी ताकत भयंकर है। एक वॉकिरी भी जांचने आया था, और अंदर घुसने के थोड़ी देर बाद ही मारा गया। ये मिंग ने सिर हिलाया और अचानक हाथ बढ़ाकर फीमेल वुजुन को खींचकर माउंटेन स्ट्रीम में गिरा दिया। वो बार बार चीखती रही, उड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मिंग की एब्सोल्यूट पावर ने बांध लिया। वो गिरती रही और फिर खून की तलवार की रोशनी में, छपाक से टुकड़े टुकड़े होकर ब्लड मिस्ट बन गई। ऐसे डीमंस पर ये मिंग को कोई दया नहीं थी। वो सीधा मार देता था। और वो ब्लड रिवर अरे की वर्किंग भी देखना चाहता था। ये 1000 लेवल का बड़ा अरे है, कम से कम 30 बैंड्स है। कोई आश्चर्य नहीं कि वॉकिरी इसमें फंसकर मर गया।
ये मिंग बुदबुदाया और क्रैक करने के तरीके सोचने लगा। जियांग एक्सयूई ने पूछा, क्या कोई रास्ता है? ये मिंग ने सिर हिलाया, मेरी ताकत अभी काफी नहीं है, मुझे किसी की मदद चाहिए। फिर उसने न्यूज साइन एक्टिवेट किया। थोड़ी देर में आसमान से दो रोशनी उतरीं, जियाओकियांग और जी रक्षु। ये दोनों गुपचुप ये मिंग का पीछा कर रहे थे और अब बुलाने पर सामने आए। जियांग एक्सयूई ने जिज्ञासा से उन्हें देखा और बोली, वाह, तुम्हारे पास इतने बड़े मास्टर्स हैं। अब समझ आया तुम इतनी शांति से क्यों रहते हो। ये मिंग मुस्कराया, ये जी रक्षु है, ये जियाओकियांग है, और ये मेरे फॉलोअर्स है। जियांग एक्सयूई हंसी, अच्छा है, तुम्हें फॉलोअर्स तो होने ही चाहिए। जैसे मेरे सम्राट भाइयों के साथ हर किसी के पास एक वॉकिरी लेवल फॉलोअर है। जी रक्षु ने जियांग एक्सयूई की तरफ देखा और बोली, ठीक लगती है। हालांकि मेरे यंग मास्टर के लायक तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती इस्तेमाल की जा सकती है। जियांग एक्सयूई गुस्से से लगभग उछल गई। क्या मतलब, जबरदस्ती इस्तेमाल? क्या वो महान प्रिंसेस कोई सामान है? ये मिंग ने डांटते हुए कहा, जी रक्षु, ये कैसी बात कर रही हो? जी रक्षु हंसकर बोली, यंग मास्टर अब छोटे नहीं है, मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। अब कुंवारे रहने की जरूरत नहीं। समय आ गया है कि शादी करके कुछ वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस रख लें। ये मिंग एक पल को चुप रह गया। फिर सख्ती से बोला, ये सब बात तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अभी तो मुझे इस ब्लड अरे को तोड़ना है। जी रक्षु ने पहाड़ की तरफ देखा और बेपरवाही से बोली, ये तोड़ना मुश्किल नहीं है। ये मिंग ने कहा, तुम नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हें फ्लॉज दिखाता हूं, और उसने ब्लड रिवर अरे की 3 कमजोरियां बताईं। जी रक्षु ने सुनकर हंसते हुए कहा, अगर मास्टर ने ये फ्लॉज बताए हैं, तो ये ब्लड रिवर अरे सच में कचरा है। उसने अपनी उंगली उठाई, सुनहरी रोशनी छोड़ी और पहाड़ की धारा में भेज दी। अचानक खून की गैस उठी और एक ब्लड वॉर्टेक्स बनने लगा। ये मिंग ने जियाओकियांग से कहा, तुम जियांग एक्सयूई की रक्षा करो, और जी मेरे साथ चलेगी। ये कहकर मास्टर और सर्वेंट दोनों वॉर्टेक्स में कूद गए। जियांग एक्सयूई भी जाना चाहती थी, लेकिन जियाओकियांग ने रोका, स्नो प्रिंसेस, मास्टर की बात मानो। बाहर वेट करो। चिंता मत करो, जी गर्ल इतनी भयंकर है कि किसी ने भी मास्टर को चोट नहीं पहुंचाई। जियांग एक्सयूई ने पूछा, जी रक्षु की कल्टीवेशन बहुत ऊंची लगती है। क्या वो हेवन और 9 रियल्म्स पर है? जियाओकियांग ने होंठ टेढ़े किए, मैं फैशन सेकंड रियल्म पर हूं, लेकिन उसकी सामने मेरी कोई औकात नहीं। मेरे हिसाब से वो चैंगशेंजिंग लेवल की है। जियांग एक्सयूई ने सांस खींची, चैंगशेंजिंग, तो क्या वो टियान्युन लिस्ट के टॉप 10 से भी बराबरी कर सकती है? फिर ऐसी शख्सियत ये मिंग को क्यों फॉलो करती है? ये मिंग को जियांग एक्सयूई के मन में क्या चल रहा था, इसकी परवाह नहीं थी। वो और जी रक्षु ब्लड वॉर्टेक्स से अंदर पहुंचे। नीचे उन्हें एक तेज बहती रिवर दिखी। दोनों तरफ पहाड़ की दीवारें थीं और वहां आधे इंसान के बराबर ऊंचे गुफाएं दिख रही थीं। वही ब्लड रिवर का एंट्रेंस था। चलो। ये मिंग ने इशारा किया और पहले गुफा में घुस गया। लगभग 15 मिनट उड़ते हुए वो गुफा के अंदर गहराई में पहुंचे। सैकड़ों मील नीचे जाने के बाद खून की हवा बहने लगी। ये मिंग ने एक सांस ली तो बेहद असहज हो गया। आ गए, उसने कहा। जी रक्षु तुरंत ये मिंग के आगे खड़ी हो गई और रास्ता दिखाने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल अंडरग्राउंड केव में पहुंचे। यहाँ खून की गंध इतनी तेज थी कि उंगली तक साफ नहीं दिखती थी। इसी केव में एक ब्लड रिवर बह रहा था, लगभग 10 मील चौड़ा और बेहद लंबा। क्या यही ब्लड रिवर है? ये मिंग पास जाकर बोला। उसने हाथ डालकर खून को छुआ। ये खून मछली या गारेपन जैसा नहीं था, बस साफ पानी जैसा। जी रक्षु की आंखों में ठंडक चमकी, मास्टर, ये ब्लड रिवर जरूर किसी बिग डेविल द्वारा बनाई गई है। इसमें बहुत पावरफुल ब्लड रिवर क्रीचर्स पैदा हुए होंगे। ये क्रीचर्स दरअसल ब्लड डीमन लाइफ की कॉन्टिन्यूएशन है। ये मिंग ने सिर हिलाया। मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ।
अगर ब्लड रिवर एक ब्लड बेबी को जन्म दे सकती है तो और भी क्रीचर्स जरूर पैदा हुए होंगे। अगर ये क्रीचर्स बाहर निकल गए तो जरूर एक खून की आंधी मच जाएगी। अनगिनत इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। जी रक्षु हल्की हंसी हंसी। मास्टर सच में दयालु है। बाकी कल्टीवेटर्स आम लोगों की जिंदगी की परवाह कहा करते हैं। ये मिंग ने हल्के स्वर में कहा, मैं बस अपने दिल की सुन रहा हूं, इसे कंपैशन नहीं कह सकते। इस दुनिया में गुड और ईविल डिफाइन करना मुश्किल है। हर किसी की पोजीशन अलग होती है, इसलिए गुड और ईविल का मतलब भी बदल जाता है। दोनों बातें करते हुए ब्लड रिवर के किनारे आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ब्लड रिवर से बहुत से मॉन्स्टर्स बाहर निकले। ये मॉन्स्टर्स बच्चों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी पीठ पर 2 विंग्स थे और हाथों की जगह 2 शार्प स्पाइक्स। उनके दांत बेहद बारीक और नुकीले थे और आंखें पूरी तरह पर्पल। ये मिंग वहीं खड़ा रहा, लेकिन जी रक्षु ने जैसे ही अपनी स्लीव्स लहराईं, सारे मॉन्स्टर्स पानी या किनारे पर एक्सप्लोड होकर मर गए। ये मिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। इन मॉन्स्टर्स की ताकत कम से कम डब्ल्यू जोंग स्तर की है। और ये तो बस लो लेवल क्रीचर्स लगते हैं। अफसोस कि मेरा डीमन मॉन्स्टर यहाँ नहीं है, वरना अच्छी रिपोर्ट मिल सकती थी। जी रक्षु थोड़ी देर सोचकर बोली, यंग मास्टर ब्लड रिवर की मेमोरी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। भले ही ब्लड ट्राइब की कल्टीवेशन अलग है, लेकिन उसमें मैरिट्स भी है। सीखने के लिए हर चीज यूजफुल है। ये मिंग चौंका, तुम चाहती हो कि मैं ब्लड ट्राइब प्रैक्टिस करूं? जी रक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे मास्टर इनडायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ह्यूमन रेस की पावर ज्यादातर फील्ड पर डिपेंड करती है, वो राइट पाथ या रॉन्ग पाथ पर अटकती नहीं। ये मिंग ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम सही कह रही हो। उसके बाद उसने ब्लड रिवर का एक घूंट लिया और निगल लिया। उस ब्लड का कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन पेट में जाते ही वो काउंटलेस सटल एनर्जीज में बदल गया। वे एनर्जीज एक दूसरे से जुड़कर ईविल रून्स बना रहे थे और सीधे उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे थे। 8 एलिमेंट अर्थमेटिक मैट्रिक्स तुरंत एक्टिवेट हो गया और ब्लड रेसेस की मेमोरी इनहेरिटेंस एनालाइज करने लगा। ये अरे इतना पावरफुल था कि ये मिंग को सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी और थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन रुक गई। उसने आंखें खोलीं और कहा, एज एक्सयूई, मुझे और प्योर ब्लड चाहिए। जी रक्षु ने सिर हिलाया, उसने ब्लड रिवर की ओर देखा और हाथ बढ़ाया। हजारों मील दूर एक ब्लड कलर्ड मरमेड जो तलवार पकड़े हुए थी अचानक एक्सप्लोड हो गई। उसका हार्ट ब्लड एक फिस्ट जितना बड़ा होकर ये मिंग की तरफ उड़ आया। यह ब्लड रिवर मरमेड कम से कम वुशेंग लेवल का क्रीचर था, लेकिन तुरंत मर गया। ये मिंग ने उस मरमेड का हार्ट ब्लड निगल लिया। भारी मात्रा में मेमोरी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ गई और 8 एलिमेंट अर्थमेटिक अरे फिर से रन होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लगता है अलग अलग क्रीचर्स के ब्लड में अलग अलग ब्लड रेस की जानकारी है। तुम्हें और तरह के ब्लड डीमन पकड़ने होंगे। जी रक्षु ने दोनों हाथ बढ़ाए और ब्लड रिवर के कई क्रीचर्स एक्सप्लोड हो गए। उनके हार्ट ब्लड छोटे बड़े आकार में निंग्थ होकर ये मिंग की ओर उड़ आए। हर बार जब ये मिंग ने नया हार्ट ब्लड निगला, उसे और ज्यादा इनहेरिटेंस मिला। धीरे धीरे उसके चारों ओर फ्लेश की परत सी बनने लगी और वो गहरे ट्रांस में चला गया। उसी समय ब्लड रिवर के 3000 मील दूर एक बूढ़ा आदमी हवा में बैठा था। उसके चारों ओर का ब्लड उसके बॉडी के पोर से एब्जॉर्ब हो रहा था। पास के क्रीचर्स अचानक एक्सप्लोड होकर ब्लड मिस्ट में बदल रहे थे। अचानक उसने आंखें खोलीं और गुस्से से चिल्लाया, कौन है जो ब्लड रिवर में घुस आया? फौरन जी रक्षु वहां पहुंच गई। ब्लड एंसेस्टर चौंक गया। वो फा टियांजिंग जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, जी रक्षु को देखकर डर गया। तुम कौन हो? उसने अलर्ट होकर पूछा और ब्लड रिवर मैजिक चलाया। जी रक्षु बोली, तुम्हारी सारी मेहनत मेरे मास्टर का बहुत टाइम बचा देगी। क्या कहा? बूढ़ा स्टन्ड रह गया। मैं ब्लड एंसेस्टर हूं, तुम कौन हो?
जी रक्षु ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो बरसों से तुम जैसे मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए ही बनी हूं। अगले ही पल उसके चारों ओर होली लाइट फैल गई। वो लाइट इतनी पावरफुल थी कि ब्लड एंसेस्टर उसका सामना नहीं कर पाया। उसके बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलने लगा, ब्लड रिवर भी उबलने लगी। सेक्रेड बूम! एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और ब्लड एंसेस्टर ब्लड मिस्ट में बदल गया। वो मिस्ट निंगठर होकर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में बदल गई और जी रक्षु के हाथ में आ गिरी। उसने उसे देखते हुए कहा, अगर सबको पता चले कि मैं अभी जिंदा हूं तो वो क्या सोचेंगे। जल्द ही ये मिंग ने वो ब्लड रिफाइन कर लिया और उसे मैसिव जानकारी मिल गई। ये ब्लड एंसेस्टर सदियों से ब्लड रिवर की एनर्जी और क्रीचर्स को निगलता रहा था, इसलिए उसके ब्लड में लगभग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन ये मिंग को फिर भी लगा कि कुछ मिसिंग है। 3 दिन बाद उसने कहा, एज एक्सयूई, मुझे लगता है ये ब्लड रिवर अधूरा है। जी रक्षु ने जवाब दिया, हाँ, ये तो सिर्फ सरफेस है। असली ब्लड रिवर अंडरग्राउंड है, जो ओशन जितना बड़ा है। लेकिन मास्टर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाती हूं। और वो गायब हो गई। एक दिन बाद जब वो लौटी तो बहुत टायर्ड और पेल थी। ये मिंग घबरा गया। तुम इंजर्ड हो? जी रक्षु ने कहा, हाँ, मैंने मॉन्स्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। नीचे लॉन्जेविटी सीरीज का मॉन्स्टर था, मैं मुश्किल से बची। उसने ये मिंग को एक क्रिस्टलाइक ब्लड दिया। ये है ट्रू ब्लड लिनिएज। ये मिंग ने लिया और कहा, थैंक यू। जी रक्षु मुस्कुराई, मास्टर, तुम ऊपर सेफ रहो। मैं आराम करूंगी। 1 साल में या ज्यादा से ज्यादा 3 साल में लौटूंगी। फिर वो एक मिस्टेरियस स्पेस में गई। वहां उसका मुंह से ब्लैक ब्लड निकला और आधा चेहरा काला हो गया। उसने कहा, ब्लड रिवर की गहराई में इतना बड़ा ट्रॉल सो रहा है, लॉन्जेविटी के 9th रियल्म का मॉन्स्टर। अगर वो जाग जाता तो मैं बच नहीं पाती। शुक्र है वो अभी स्लीपिंग है। लेकिन ये मिंग इन सब से अनजान, ब्लड रेस की जानकारी पर कैलकुलेशन करता रहा। 3 महीने बाद उसने कहा, ब्लड रेस की प्रैक्टिस ताकत देती है, लेकिन इंसानियत खत्म कर देती है। ये प्रोग्रेस नहीं, डाउनफॉल है। इसे बस रेफरेंस के तौर पर रखना चाहिए। फिर उसे जियांग एक्सयूई याद आई और वो ब्लड रिवर छोड़कर माउंटेन स्ट्रीम पहुंचा। लेकिन वहां न जियांग एक्सयूई थी न जियाओ कियांग। उसे टूटे पहाड़ और नष्ट जंगल दिखे। उसने जियाओ कियांग से कांटेक्ट किया। कमजोर आवाज आई, मास्टर, मैं बैडली इंजर्ड हूं। व्हाइट टाइगर डायनेस्टी के लोग आए थे, 3 डेटी और 4 मार्शल एक्सपर्ट। उन्होंने जियांग एक्सयूई को पकड़ लिया। ये मिंग ने सुना और मुस्कुराया, प्रिंस बाय हु? जरूर सुप्रीम वाइन ने उन्हें बताया होगा। अच्छा, तो उन्होंने जियांग एक्सयूई को पकड़ लिया है। वो तुरंत व्हाइट टाइगर डायनेस्टी की ओर निकल पड़ा। यह डायनेस्टी 5 डायनेस्टीज में सबसे वीक था, लेकिन पॉलिटिक्स और ट्रेड में बहुत स्टेबल और रिच। उधर व्हाइट टाइगर पैलेस में प्रिंस बाई हुंग जियांग तै ने जियांग एक्सयूई से पूछा, तुम्हें सच में ये मिंग का पता है? जियांग एक्सयूई ने कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। यूथ, अगर वो अननोन होता तो तुम उसके साथ भागती क्यों? जियांग तै गुस्से से बोला, एम्परर का आदेश है, अगर तुम रेजिस्ट करोगी तो मैं तुम्हें यहीं किल कर सकता हूं। जियांग एक्सयूई शॉक्ड रह गई। उसने डिक्री देखा और रो पड़ी। जियांग तै हंसा, अब डर लगी। बता दो ये मिंग कहाँ है? वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें किसी प्रिंस से शादी करनी चाहिए। शट अप! जियांग एक्सयूई ने कोल्ड एक्सप्रेशन से कहा। स्लैप! जियांग तै ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वो गिर पड़ी, होंठ से ब्लड बह निकला। लेकिन उसकी आंखों में अब भी ठंडापन था। तुम मुझसे ये मिंग का नाम नहीं निकलवा पाओगे। जियांग तै बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी सोल सर्च करूंगा। उसका पेन तुम सह नहीं पाओगी। उसने हाथ उठाया और जियांग एक्सयूई के फोरहेड पर मैजिक डालने ही वाला था। रुको, मिसेस जियांग,
क्या तुम इतनी गिर गई हो? अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा करने चली हो? प्रिंसेस मैंशन के हॉल में अचानक एक गार्ड खड़ा हुआ और कड़क आवाज में बोला। वो गार्ड और कोई नहीं, बल्कि ये मिंग था। कल ही उसने एक गार्ड को बेहोश कर दिया था और उसकी डिस्गाइज में मैंशन के अंदर घुसा था। उसका असली मकसद बस यही था, जियांग एक्सुई को बचाना। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जियांग एक्सुई पर सोल सर्च होने वाला है, वो अब और चुप नहीं बैठ सका। मिसेस जियांग थोड़ी कांपी, फिर जोर से हंसी। ये मिंग, सच में तुम्हें जीना मरना नहीं आता। खुद ही सामने आ गए। अच्छा, बहुत अच्छा। ये मिंग ने जियांग एक्सुई को सहारा देकर उठाया और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी पोजीशन मैंने देख ली, अब चाहे जो हो, मैं ही भुगतूंगा। जियांग एक्सुई की आंखों में आंसू भर आए। तुम बेवकूफ हो, क्यों सामने आए? अब निकल भी नहीं सकते। ये मिंग मुस्कुराया। निकल नहीं सकता तो क्या? तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जियांग एक्सुई का दिल कांप उठा और वो जोर से रो पड़ी। उसकी आवाज में दुख और खुशी दोनों थे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, ये मिंग ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे मारना? मिसेस जियांग इतनी मूर्ख नहीं है। मिसेस जियांग गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? ये मिंग ने हल्के स्वर में दोहराया। कहा कि तुम मूर्ख हो। मुझे रोकना आसान नहीं। गार्ड, पकड़ लो इसे। तुरंत 10 से ज्यादा मार्शल मास्टर्स और डिवाइन कल्टिवेटर्स चारों ओर से टूट पड़े। उनकी डिवाइन थॉट्स बिजली की तरह गिरीं और ये मिंग और जियांग एक्सुई पर वार किया। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि दोनों ऐसे लगे जैसे बस फैंटम्स हों। किसी भी हमले का उन पर असर ही नहीं पड़ा। मिसेस जियांग का चेहरा बदल गया। ये क्या हो रहा है? ये मिंग मुस्कुराया। कल से मैं यहाँ था और इस पूरे हॉल में मैंने फैंटोम ट्रांसफर अरे बिछा दी थी। असली ये मिंग और जियांग एक्सुई तो हजारों मील दूर निकल चुके हैं। ये जो तुम देख रही हो, बस एक इल्यूजन है। बात खत्म होते ही दोनों इमेजेस हवा में गायब हो गए। मिसेस जियांग पागल सी हो गई और चिल्लाई, सब बाहर निकलो, उन्हें ढूंढो। प्रिंसेस मैंशन से असंख्य मास्टर्स निकल पड़े। व्हाइट टाइगर डायनेस्टी के लोग भी पीछा करने दौड़े। लेकिन भीड़ के सागर में कहीं भी ये मिंग और जियांग एक्सुई की झलक नहीं मिली। असल में, ये मिंग ने कोई फैंटोम ट्रांसफर अरे नहीं लगाई थी। बस एक साधारण स्टेल्थ फॉर्मेशन थी। अगर जियांग थोड़ा और सावधान होता, तो आसानी से पकड़ लेता। ये मिंग ने छिपे कोने में प्रकट होकर पसीना पोंछा और बुदबुदाया, बाल बाल बचा। जियांग का दिमाग अगर इतना गड़बड़ न होता तो मेरी चाल चल नहीं पाती। जियांग एक्सुई ने आंसू पोंछे और बोली, तुम बहुत बोल्ड हो। ये मिंग ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें मैरिज लेक जाना होगा। मैरिज लेक। दोनों तेजी से पैलेस से निकलकर मैरिज लेक पहुंचे। कहा जाता था कि इस झील के रिफ्लेक्शन में इंसान को अपनी जिंदगी का साथी नजर आता है। जियांग एक्सुई का दिल धड़क रहा था। वो धीरे धीरे झील के पास पहुंची। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो पानी को देख रही थी और उसके बगल में ये मिंग भी आ खड़ा हुआ। उसने मजाक में कहा, ये मैरिज लेक भी अजीब है। झील में तो बस तुम और मैं ही दिख रहे हैं। जियांग एक्सुई का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के से कहा, चलो, यहां से। ये मिंग ने हैरानी से पूछा, इतनी दूर आए, बस इतना देखकर ही? जियांग एक्सुई ने उसका हाथ पकड़ लिया और झील से दूर उड़ चली। वेस्ट सी। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों व्हाइट टाइगर डायनेस्टी को पार कर वेस्ट सी कोस्ट पहुंच गए। सूरज ढल रहा था और पूरा वेस्ट सी सुनहरे रंग में चमक रहा था। आसमान और समंदर एक हो गए थे। कुछ सीबर्ड्स उड़ते हुए मीठी आवाजें निकाल रहे थे। जियांग एक्सुई ने धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत है। ये मिंग, वादा करो हर साल मुझे यहां लेकर आओगे। ये मिंग ने टालते हुए कहा, टाइम नहीं होगा।
जियांग एक्सुई ने गुस्से में उसके कान पकड़ लिए। अब बताओ, आओगे या नहीं? ये मिंग दर्द से चिल्लाया। ठीक है, जब टाइम मिलेगा, लाऊंगा। जियांग एक्सुई हंस पड़ी। तभी अचानक दूर से एक विशाल जहाज दिखाई दिया। इतना बड़ा कि मीलों दूर से साफ नजर आ रहा था। लोग चिल्लाने लगे, वेस्ट सी किंग वापस आ गया। ये मिंग और जियांग एक्सुई दोनों चौंक उठे। उरेनस कॉन्टिनेंट में 5 सम्राटों के अलावा सिर्फ 3 किंग्स थे, नॉर्थ सी किंग, साउथ जिंजियांग किंग और सबसे ताकतवर वेस्ट सी किंग। कहा जाता था कि उसकी ताकत किसी एम्परर से कम नहीं।